नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आप शायद यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। आप इस वीडियो कोर्स को कंप्लीट देखने जा रहे हैं, जो ये बताता है कि आप ऐसे ही लोगों में से एक हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समास प्रकरण को काफ़ी विस्तार से समझेंगे। हम जानते हैं कि आप समास को बहुतों बार पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समास हम क्यों पढ़ते हैं? समास पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? समास शब्द का क्या अर्थ होता है? आज हम आपके इन सभी सवालों पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हम समास की परिभाषा एवं इनके सभी प्रकारों को विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समास। दोस्तों, समास शब्द का निर्माण इन तीन चीजों से हुआ है: सम जोड़ अस जोड़ घज, जहां सम उपसर्ग अस धातु तथा घज प्रत्यय है। सम उपसर्ग के साथ अस धातु को जोड़ने पर नया शब्द बनता है समस। फिर इस समस के साथ घज प्रत्यय को जोड़ने पर सार्थक शब्द बनता है समास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। अब आप इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि समास शब्द का संबंध कहीं ना कहीं तो इसके शब्द या फिर पद के संक्षिप्तीकरण से ही है। आइए अब हम समास के परिभाषा को समझते हैं। एक पदी भावः समासः, एक पदी यानी कि एक पद, भावः हो जाना, समासः समास कहलाता है। अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। आइए इसे लॉन्ग परिभाषा से समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्द या फिर पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में जुड़ जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे सर्पात भीतः यानी कि सांप से डरा हुआ, इसका समास होगा सर्प भीतः। इसे कहेंगे समास विग्रह तथा इसे कहेंगे समस्त पद। अब ये समास विग्रह तथा समस्त पद क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, समास में दो पद होता है, पहला समस्त पद, दूसरा समास विग्रह। अब समस्त पद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्द या पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में जुड़ जाता है तो उसे समास कहते हैं। ये है समास का परिभाषा। इसी को समस्त पद या समासिक पद भी कहते हैं। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद को पुनः अलग अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। गर्त पतितः ये है समस्त पद, इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो कहेंगे समास विग्रह। जैसे गर्तम पतितः यानी कि गड्ढे में गिरा हुआ। अब इस गर्त पतितः में दो पद हैं, गर्त जोड़ पतितः। इस गर्त को कहेंगे पहला पद या फिर पूर्व पद तथा इस पतितः को कहेंगे दूसरा पद या फिर उत्तर पद। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यदि कहा जाए पहला पद या फिर पूर्व पद प्रधान होता है तो समझ लेना है कि इस पद की बात हो रही है, और यदि कहा जाए कि दूसरा पद या फिर उत्तर पद प्रधान होता है तो समझ लेना है कि इस पद की बात हो रही है। आइए अब हम समास के भेद को जानते हैं। दोस्तों, समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के पुनः दो भेद होते हैं: कर्मधारय समास तथा द्विगु समास। इस प्रकार समास के कुल 6 भेद होते हैं। आइए अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है तथा समास हो जाने पर दोनों पदों से मिलकर बना शब्द भी अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद कौन कौन से हो सकते हैं, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले है उप, जिसका अर्थ होता है समीप यानी कि निकट। जैसे उपगंगम, इसका पहला पद है उप जो कि एक अव्यय है। इसका विग्रह करेंगे गंगायाः समीपम यानी कि गंगा के समीप या फिर गंगा के निकट। इसी प्रकार उपनदम, इसका विग्रह करेंगे नद्याः समीपम यानी कि नदी के समीप। विग्रह करते समय सब में षष्ठी विभक्ति लगाते चलेंगे। जैसे गंगा का षष्ठी है गंगायाः, नदी का षष्ठी है नद्याः। इसी प्रकार उपनगरम, विग्रह करेंगे नगरस्य समीपम यानी कि नगर के समीप। इसी प्रकार उपकृष्णम, विग्रह करेंगे कृष्णस्य समीपम यानी कि कृष्ण के समीप। इसी प्रकार उपगु,
बिगड़ा करेंगे गोह समीपम, गाय का षष्ठी होता है गोह, तो लिखेंगे गोह समीपम यानी कि गाय के समीप। इसी प्रकार उपग्रामम, बिगड़ा करेंगे ग्रामस्य समीपम यानी कि गांव के समीप। अब हमारा दूसरा अव्यय है निर, जिसका अर्थ होता है अभाव। जैसे निर्मक्षिकम, बिगड़ा करेंगे मक्षिका नाम अभाव यानी कि मक्खियों का अभाव। यहाँ मक्खियों बहुवचन में है, इसलिए षष्ठी का बहुवचन लिखेंगे मक्षिका नाम। इसी प्रकार निर्विघ्न, इसका बिगड़ा करेंगे विघ्ना नाम अभाव यानी कि विघ्नों का अभाव। इसी प्रकार निर्जनम, इसका बिगड़ा करेंगे जना नाम अभाव यानी कि जनों का अभाव, लोगों का अभाव। इसी प्रकार निर्मलम, बिगड़ा करेंगे मलस्य अभाव यानी कि मल का अभाव, गंदगियों का अभाव। अब हमारा अगला अव्यय है अनु। इसके दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ में होता है पश्चात, जैसे अनुरामम, बिगड़ा करेंगे रामस्य पश्चात यानी कि राम के पीछे। इसी प्रकार अनुविष्णु, बिगड़ा करेंगे विष्णु पश्चात यानी कि विष्णु के पीछे। इसी प्रकार अनुगिरम, बिगड़ा करेंगे गिरे पश्चात यानी कि गिरे पर्वत के पीछे। इसी प्रकार अनुगबम, बिगड़ा करेंगे गोह पश्चात यानी कि गाय के पीछे। इसी प्रकार अनुरथम, बिगड़ा करेंगे रथस्य पश्चात यानी कि रथ के पीछे। अब अनु शब्द का ही दूसरा अर्थ होता है योग्य, जैसे अनुरूपम, बिगड़ा करेंगे रूपस्य योग्यम यानी कि रूप के योग्य। इसी प्रकार अनुगुणम, बिगड़ा करेंगे गुणस्य योग्यम यानी कि गुण के योग्य। अब हमारा अगला अव्यय है सह। इसे संक्षिप्त में स लिखते हैं। इसका अर्थ होता है सहित या फिर इसे युगपत भी कह सकते हैं। दोस्तों ये तो हम लोगों ने कारक प्रकरण से सीख ही लिया है कि जहाँ पर स शब्द का प्रयोग होता है वहाँ तृतीया विभक्ति लगता है, इसीलिए बिगड़ा करते समय इन सब में तृतीया विभक्ति लगाते चलेंगे। जैसे समलम, बिगड़ा करेंगे मलेन सहितम यानी कि मल सहित या फिर मल के साथ है। इसी प्रकार सचक्रम, बिगड़ा करेंगे चक्रेन सहितम यानी कि चक्र सहित। इसी प्रकार सहर्षम, बिगड़ा करेंगे हर्षेन युगपत। दोस्तों सहितम के स्थान पर युगपत भी लिख सकते हैं, अर्थ सेम ही रहेगा। इसी प्रकार सपुस्तकम, बिगड़ा करेंगे पुस्तकेन युगपत यानी कि पुस्तक सहित। अब हमारा अगला अव्यय है यथा। इसका अर्थ होता है अनतिक्रम में यानी कि अतिक्रमण न होना। अतिक्रमण का मतलब होता है अपनी सीमाओं से बाहर जाना। यदि हम अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे तो कहेंगे अनतिक्रम में। जैसे यथाशक्ति, बिगड़ा करेंगे शक्तिम अनतिक्रम में यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार यथा बलम, बिगड़ा करेंगे बलम अनतिक्रम में यानी कि अपने बल के अनुसार। अब हमारा अगला अव्यय है प्रति। इसका अर्थ होता है आवृत्ति या फिर विप्सा। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना यानी कि एक ही शब्द को दो बार लिखना। जैसे प्रतिगृहम। दोस्तों प्रति शब्द के प्रयोग में द्वितीया विभक्ति लगता है, तो यहाँ बिगड़ा करते समय द्वितीया विभक्ति लगाते चलेंगे। जैसे गृहम गृहम इति यानी कि घरों घर। इसी प्रकार प्रतिदिनम, बिगड़ा करेंगे दिनम दिनम इति यानी कि दिनों दिन। इसी प्रकार परतयकम, बिगड़ा करेंगे एकम एकम इति। इसी प्रकार परतयर्थम, बिगड़ा करेंगे अर्थम अर्थम इति। इस प्रकार हमारा अव्ययी भाव समास समाप्त होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल संस्कृत ज्ञान स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।